ये आपका है। चलो, तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है दैट इज द स्टैंडिंग वेव इन ए ऑर्गन पाइप। ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कस द स्टैंडिंग वेव है ना, इन ए ऑर्गन पाइप, इन ए ऑर्गन पाइप है ना, कि भाई कोई भी ऑर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकती है और वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपने स्प्रिंग में स्टैंडिंग वेव जनरेट की थी। डिफरेंस ये होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव होती है। ये जो स्टैंडिंग वेव होती है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव होती है। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव होती है। इनफैक्ट साउंड वेव होती है आपकी। इसमें जो वेव जनरेट होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव या लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। बंद कर दो, कितने लोगों का माइक में ऑफ करूं, बड़ा मुश्किल है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव या साउंड वेव इसमें जनरेट होती है, राइट। और कैसे जनरेट होती है, इसका प्रोफाइल एकदम सिंपल सा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ऑर्गन पाइप भी कई तरह के होते हैं, तो सबसे पहले जो मैं ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ, आई हैव टेकन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कि सबसे पहले जो मैं यहाँ पे ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ, आई हैव टेकन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा वो जस्ट आपका इस तरह से हो जाएगा कि एक एंड इसका क्लोज्ड होगा और एक एंड इसका ओपन होता है। दिस टाइप ऑफ पाइप, सिंपल एक पाइप होता है, नैरो पाइप, जिसका कि एक एंड ओपन है दूसरा एंड क्लोज्ड है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब इसमें कैसे स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है आप समझना कि क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कोई ट्यूनिंग फॉर्क ले लें, है ना, कि इस ट्यूनिंग फॉर्क से हम यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी नोन होती है, आपने इसको वाइब्रेट करके इसके पास ले गए, तो जैसे साउंड वेव यहाँ पे जनरेट होगी, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, और ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेंगे। यहाँ से अगर ट्रैवलिंग वेव के टर्म्स में बात करूँ, तो जैसे आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा, है ना, कि इस तरह से डिस्टर्बेंस क्या होगा, बेसिकली आपका ये ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। बिल्कुल सही, रेजोनेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, बेसिकली आपका वापस आएगा। तो एक तो इंसिडेंट जा रही थी और दूसरा रिफ्लेक्ट को अगर मैं दूसरे कलर से शो कर दूं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी साउंड आएगी, है ना, कि ट्रैवलिंग वेव वापस रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। तो कंटिन्यूसली अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते जाएं तो ये ब्लैक कलर वाली तो इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों का सुपर पोजिशन होगा। तो जब दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव जनरेट होने की कंडीशन क्या होती है, दो ऐसी वेव जिसका कि एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, बस डायरेक्शन अलग हो, कि एक आपकी राइटवर्ड जा रही थी, है ना, और एक किस तरफ मूव कर रही थी, बेसिकली आपकी लेफ्टवर्ड, है ना। तो जब दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव इस कॉलम में जनरेट होगी, है ना। और स्टैंडिंग वेव जब भी जनरेट होती है तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी से इस कॉलम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या कर गई, मैच कर गई। तो जब भी स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तो वो रेजोनेंस कंडीशन में ही होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, कि ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड, है ना, इन ऑर्गन पाइप, है ना। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है इन ऑर्गन पाइप। फिनोमेना known as resonance, हाँ बिल्कुल सही बात है कि सुपरपोजिशन जब होगा तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो ये साउंड लाउडर हो जाएगी, है ना, कि साउंड क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका लाउडर हो जाएगा। उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका रेजोनेंस होगा। क्या एक्चुअली कि जैसे आप इसको वाइब्रेट करोगे तो इसका साउंड कुछ होगा, लेकिन जब स्टैंडिंग वेव इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई, तो जो साउंड होगा वो लाउडर हो जाएगा। उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आपका रेजोनेंस, है ना। तो ये तो मैंने बना दिया कि ऐसा होगा,
अब इसमें हम आ जाते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे, अब जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी तब स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई तो फॉर्म होने के बाद का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं इसमें, है ना। तो जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई तो आपको पता है कि जब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी तो अब इसमें सिर्फ अब ट्रैवलिंग नहीं होगी ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में ट्रैवलिंग तो होती नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, सब अलग अलग एम्पलीट्यूड से सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। कि अलग अलग लोकेशन पे अगर हम पार्टिकल ले लें तो सब अलग अलग एम्पलीट्यूड से क्या होंगे, बेसिकली आपके सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। ये जो क्लोज्ड एंड पे पार्टिकल होगा इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, ये वाइब्रेट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्लोज फिक्स पॉइंट पे है ना, ये वाइब्रेट कैसे करेगा। लेकिन जो ओपन एंड पे पार्टिकल्स होगा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, मतलब इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो आपका 2s0 हो जाएगा। और बाकी सारे जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे इसका एम्पलीट्यूड तो जीरो है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, है ना, कि धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का इंक्रीज होता जाएगा। और जो ये वाला पार्टिकल है बस में सिर्फ ऑसिलेशंस होंगे, कोई चीज ट्रेवल नहीं कर रही है, बल्कि एक ही जगह एक आपका ये पार्टिकल तो नहीं ऑसिलेट करेगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करेगा, बीच में वेरिएबल एम्पलीट्यूड से पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, है ना, कि बीच में वेरिएबल एम्पलीट्यूड से पार्टिकल्स क्या करेंगे, बेसिकली आपके ऑसिलेट करेंगे, है ना। तो जो पार्टिकल रेस्ट पे होता है इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका नोड। यहाँ पे कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे है ना, तो ये जो चीज होती है वी कॉल इट एज ए डिस्प्लेसमेंट नोड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोड बन गया, और जो फ्री एंड पे पार्टिकल होगा उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। 2s0 आपने साउंड वेव की अगर इक्वेशन पढ़ी होगी तो साउंड वेव की एक वेव की एम्पलीट्यूड अगर s0 होता है तो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 2s0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 2s0 साइन kx, है ना। तो जहां पे एंटी नोड बनेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बेसिकली आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। वही बात है जो आप लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, 2a इंटू साइन kx। तो इंडिविजुअल वेव का आपने एम्पलीट्यूड ए लिया था, साउंड वेव के केस में हम s0 से शो करते हैं उसे, तो 2s0 हो जाएगा। तो ये जो चीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट नोड हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो एक आपका डिस्प्लेसमेंट नोड हो गया, दूसरा क्या हो गया, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हो गया, है ना, कि नोड और एंटी नोड इस तरह से क्या होंगे, बेसिकली आपके फॉर्म होंगे। तो ये आपका इस तरह से ऑसिलेशन का फॉर्मेट क्या होगा, बेसिकली आपका डिजाइन हो जाएगा, किस तरह से चीजें क्या करेंगे, बेसिकली आपकी ऑसिलेट करेंगी, है ना, किस तरह से चीजें क्या करेंगे, बेसिकली आपकी ऑसिलेट करेंगी। हाँ, एंटी नोड पे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता ही है, एंटी नोड जो भी होगा वहां पे एम्पलीट्यूड पे वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और बीच में वेरिएबल एम्पलीट्यूड से फॉलो करेंगे जो कि इस फंक्शन से क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड बन जाता है। लेकिन क्या है ना, एक्चुअली इस तरह से देखने में अच्छा नहीं लगता लॉन्गिट्यूडनल, तो हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसवर्स फॉर्म में चेंज कर दें, जस्ट सिंबॉलिकली। होता तो लॉन्गिट्यूडनल ही है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव है, कोई भी चीज इसमें ट्रांसवर्स नहीं होती है, लेकिन देखने में एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, कैसे हम सिंबॉलिकली शो करेंगे। तो सिंबॉलिकली शो करने के लिए ना इसी डायग्राम को मैं ऐसा बना देता हूँ कि जब आप सिंबॉलिकली इसको शो करोगे तो सिंबॉलिकली शो करने के लिए इस डायग्राम को आप इस तरह से बना देते हो, लाइक दैट। कि सिंबॉलिकली जब आप शो करोगे ना इसे, तो इस डायग्राम को आप ऐसा बना दोगे कि यहाँ पे आपका कोई नोड बन गया और जो चीज आपकी लॉन्गिट्यूडनल थी उसको ट्रांसवर्स में शो कर देते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का प्रोफाइल बना देते हैं ऐसे, कि ये बन गया ऐसा प्रोफाइल, जस्ट सिंबॉलिकली, हाँ, कि मतलब ये हो गया कि नोड तो रेस्ट पे था, यहाँ पे आएंगे तो ये पार्टिकल का कुछ एम्पलीट्यूड होगा लेकिन एम्पलीट्यूड कम होगा, जैसे जैसे राइटवर्ड जाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन सिंबॉलिकली हम इसको ट्रांसफर शो कर रहे हैं। और जो एंटी नोड पे पार्टिकल होगा उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जो चीज एस इसके अलोंग था इसको मैंने इस डायरेक्शन में शो कर दिया, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड को। तो डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्चुअली आपका शो करते हैं। तो ध्यान रखना ये जस्ट सिंबॉलिकली होता है ना, इस तरह से विजुलाइज करने में इजी होता है, रादर लॉन्गिट्यूडनल में हम विजुलाइज करें। मतलब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो इसको हम इसी तरह से प्लॉट कर लेते हैं।
कि ये आपका कोई रेजोनेंस ट्यूब है ना, किस तरह से आपका कोई रेजोनेंस ट्यूब है, और इसका अगर फॉर्मेट में प्लॉट करूं तो इसका फॉर्मेट जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे तो नोड फॉर्म होगा और इस तरह से आपका बन जाएगा, ये आपका ऐसा। तो सिंबॉलिकली प्लॉट जो हम करते हैं वो आपका इस तरह से कर लेते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट नोड हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हो गया, है ना। तो ये जो मैंने किया है इसको प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई साउंड वेव होती है तो उसको प्रेशर फॉर्म में भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ये प्रेशर में तो वेरिएशन होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, हर जगह पे अलग अलग प्रेशर होगा। तो जब प्रेशर फॉर्म में करोगे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपने जब आप पढ़ रहे होगे ना तो उस टाइम मैंने आपको बताया होगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है और प्रेशर चेंज होता है इसमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है। इन साउंड वेव फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and pressure change is π/2, है ना। कि भाई साउंड वेव की जब भी हम बात करेंगे तो फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर जो चेंज होता है वो कितना होता है, बेसिकली आपका π/2 होता है ना। तो अगर π/2 होगा मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा वहां पे प्रेशर का एंटी नोड बन जाएगा। मतलब अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ये है तो जब हम प्रेशर का एम्पलीट्यूड लिखेंगे डेल्टा पी, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये साइन के फॉर्म में है तो प्रेशर वाला क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रेशर के फॉर्म में बनाओगे, है ना, इसी स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेट को, है ना, कि फ्रेम में प्रेशर के फॉर्म में बनाएंगे तो हम नॉर्मली इसको इस तरह से बनाते हैं, है ना, कि प्रेशर के फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो जो प्रेशर के फॉर्म में जब हम बनाएंगे इसे तो प्रेशर के फॉर्म में आपका ये आ जाएगा कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सॉरी, चेंज इन प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा। प्रेशर के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये ऐसा, ये जो फॉर्मेट होगा प्रेशर के फॉर्म में आपका ऐसा हो जाएगा। तो जहां पे अगर प्रेशर के फॉर्म में इसको बना रहे हो, पी से शो कर दो आप इसे, तो ये जो होता है ये प्रेशर एंटी नोड होता है, प्रेशर एंटी नोड। और ये जो चीज होती है ये प्रेशर नोड होती है ना। मतलब क्लोज्ड एंड पे चेंज इन प्रेशर ज्यादा होगा और ओपन एंड पे चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी 0 होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप स्टैंडिंग वेव का, हाँ, इन्वर्सली रिलेटेड बोल सकते हैं हम इसे, कि भाई जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, कि भाई जैसे डिस्प्लेसमेंट जहां पे 0 होगा वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस होता है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे चेंज इन प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। तो जब प्रेशर के फॉर्म में बनाएंगे तो जस्ट उल्टा बनाते हैं, लेकिन यूजली आप ध्यान रखना कि यूजली जो हम बनाते हैं इसे वो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेट ही बनाते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी अगर 4 ऑप्शंस आ गए और वहां पे प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है तो जो भी डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म है उसका जस्ट अपोजिट, कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां पे प्रेशर का एंटी नोड होता है, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां प्रेशर का क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली आपका नोड हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम प्लॉट जो करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ही करते हैं, है ना। तो लिख लो आप इसे। So, agar sir, if in case we have been given like that the antinode of displacement is on the left side and node is on the right side, तो फिर अगर हमें उसका फिजिकल वाला बनाना होगा तो फिर हम उसको उल्टा कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कर देंगे, इसी पाइप को उल्टा कर देंगे हम, है ना, इसी पाइप को हम उल्टा कर देंगे। मतलब क्लोज्ड एंड पे जो भी क्लोज पाइप होगी उसके क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, क्योंकि इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ का पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं पाएगा ना, ये तो फिक्स्ड है। और जो ओपन एंड होगा वहां पे एंटी नोड बनेगा। लेकिन प्रेशर चेंज उल्टा होता है इसका, कि प्रेशर चेंज जस्ट इसका क्या होता है, बेसिकली आपका अपोजिट होता है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मेट जो होता है उससे π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो π/2 फेज डिफरेंस का मतलब तो आप जानते ही हो कि एक अगर साइन फॉर्म में है तो दूसरा किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो जस्ट दोनों में इनवर्स का इक्वेशन आ जाएगा।
है ना। लेकिन ज्यादातर मैंने बताया आपको कि ज्यादातर आप डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ही प्लॉट करते हो, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, है ना। ये आपका आएगा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, ये आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। ये स्टैंडिंग वेव जो जनरेट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये आपका प्रेशर फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर फॉर्म। तो दोनों तरह से प्लॉट करते हैं हम, कभी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, कभी प्रेशर के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। ज्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो इसको आप लिख लो। सर हाँ बताओ। आपने वो प्रेशर नोट के नीचे वो जो इक्वेशन लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी नॉट लिखा है क्या? 2 डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स, थैंक यू सर। 2 डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स। जैसे इसमें 2 एस नॉट है ना, 2 एस नॉट की जगह पे चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, 2 डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स। भाई नोड में नोड का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है बेटा, ये मूव करते ही नहीं ना, नोड को एज पे रहता है। एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो सारे पार्टिकल ऑसिलेट ही तो करने लगेंगे, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। डेल्टा पी बेटा एम्पलीट्यूड है, प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड। डेल्टा पी प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर चेंज, है ना। जैसे ये एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वैसे ये प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड है, तो हम कर सकते हैं। चलो अब हम आते हैं कि भाई जो मैंने बोला कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क में, ये तो मैंने बहुत फंडामेंटल बना रहा हूँ, सबसे मिनिमम पॉसिबल, लेकिन मॉड ऑफ ऑसिलेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं इसमें, वी स्टडी द मोड ऑफ ऑसिलेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना, कि वी स्टडी द मोड ऑफ ऑसिलेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो वी स्टडी द मोड ऑफ ऑसिलेशन इन क्लोज पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, है ना। इसी को कई बार हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक ही बात होती है कि भाई कौन कौन से मॉड पॉसिबल है, तो भाई ये तो हम फंडामेंटल बना रहे थे, है ना। वही बेटा 2A ही है, 2A है प्रेशर के फॉर्म में, 2A प्रेशर के फॉर्म में हो गए, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ। तो जो मॉड ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं इसमें, जैसे अभी तो हम फंडामेंटल बना रहे थे कि सबसे फंडामेंटल तो यही पॉसिबल है कि कोई भी इस तरह से अगर कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर हम बना रहे हैं तो सबसे फंडामेंटल तो ये पॉसिबल है कि भाई डिस्प्लेसमेंट नोड यहाँ बन जाएगा, यहाँ एंटी नोड बन जाएगा, और इस तरह से ऑसिलेशन सेटअप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका नोड बन गया, यहाँ पे आपका एंटी नोड बन गया, है ना। इस चीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, है ना। तो ये फंडामेंटल मोड आ गया, ये आपका आ गया फंडामेंटल मोड, है ना। ये इसी को कई बार हम नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड क्या होता है, बेसिकली आपका सेम होता है ना। लेकिन आपको पता है कि ऐसा बने कोई जरूरत थोड़ी, और भी तो नोड बन सकते हैं, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी सेट होती है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि नेक्स्ट इसमें सेटअप कैसा बन सकता है, तो नेक्स्ट सेटअप आपका इस तरह से बन जाएगा, है ना। कि इसके अलावा और भी हम बना सकते हैं, 2-3 ही बना लेते हैं, ज्यादा बनाने में अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा,
है ना, कि भाई अगर मैं 3 मॉड बनाऊं एक के बाद एक, तो ये तो फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड होगा वो आपका इस तरह से बन सकता है, ऐसा कि भाई क्लोज्ड एंड पे नोड बनना है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनना है, बीच में एक नोड और भी बन सकता है। ये नोड हो गया, एक नोड यहाँ पे हो गया, ये एंटी नोड हो गया, है ना। तो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। ये आपका जो होता है ये क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक ही जो होता है, ये आपका थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, है ना। आप देखो फर्स्ट के बाद हार्मोनिक के बाद सीधे थर्ड आता है क्लोज में। एक और अगर हम बनाएं, क्यों आता है अभी आप समझ जाओगे इससे। एक और अगर हम बनाएं तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं कि बीच में 2 नोड बन गए, कि एक नोड यहाँ बना, एक नोड यहाँ बन गया, एक नोड आपका यहाँ बन गया और यहाँ पे एंटी नोड बन गया। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। दिस इज नोन एज ए फिफ्थ हार्मोनिक, या वी कॉल इट एज ए सेकेंड ओवरटोन, है ना। तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होती है ना, ये सिर्फ ऑड हार्मोनिक पजेस करती है। इट पजेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, कि कोई भी अगर आपकी क्लोज्ड हार्मोनिक होगी तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन होते ही नहीं। फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद सेकंड आ जाए, फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ के बाद सेवंथ आ जाएगा, है ना। अब हम निकालना चाहते हैं कि वेवलेंथ और लेंथ में क्या रिलेशन होगा, कि अगर मैं इस पाइप जैसे आपने स्ट्रिंग में निकाला था कि ये अगर लेंथ एल हो जाए, है ना, तो इस एल का वेवलेंथ से क्या रिलेशन होगा। तो आपने पढ़ा था कि 2 नोड के बीच के जो सेपरेशन होता है, दिस इज λ/2। एक नोड और एंटी नोड का बीच का जो सेपरेशन होता है, दिस इज λ/4। और 2 एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है, दिस इज अगेन योर λ/2, है ना। तो आप देखो नोड एंड एंटी नोड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एल की वैल्यू होगी वो λ/2 होगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना, क्योंकि नोड और सॉरी λ/4, क्योंकि नोड और एंटी नोड है ना, तो ये λ/4 हो जाएगा। इसको हटा दो, है ना, कि ये जो चीज होगी ये आपकी λ/4 हो जाएगी, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4l हो जाएगी। ऐसे इसमें अगर हम देखें तो ये लेंथ नोड के बीच का तो λ/2 हो जाएगा, और ये वाला जो होगा वो λ/4 हो जाएगा। तो λ/2 प्लस λ/4 जो होगा ये आपका 3λ/4 हो जाएगा। तो इस केस में लेंथ इक्वल टू 3λ/4 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 4l/3 आ गया। तो वो थर्ड डायग्राम के नीचे क्या लाइन लिखा है? पजेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, है ना। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पजेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स मतलब 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, ये आपका आ गया। इसमें अगर हम देखें तो नोड के बीच का जो ये सेपरेशन होगा ये आपका लैम्डा हो जाएगा, और ये जो चीज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी λ/4 हो जाएगी, है। तो लैम्डा प्लस λ/4 जो होगा इस केस में लेंथ की वैल्यू आपकी 5λ/4 हो जाएगी। मीन्स इस केस में लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी 4l/5 हो जाएगी, है ना। तो आप देखो इसमें पहले में 4l/1 आ गया, लेकिन फिर 4l/2 नहीं आया, 4l/3 आ गया, फिर 4l/4 नहीं आया बल्कि 4l/5 आ गया। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इट पजेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, है ना। तो हम ये जनरल अगर लिखें तो एन की लैम्डा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4l/n, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 हम पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर 7 पुट करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कोई भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है ना, उसमें इवन हार्मोनिक्स होते ही नहीं, सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स होंगे बेसिकली आपके ऑड हार्मोनिक्स, है ना। तो ये तो मैंने निकाल लिया वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ आ गया है तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, है ना, कि कोई भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इससे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंडिंग वेव में ऑसिलेशन तो होता है। तो कोई भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसमें क्या होगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, तो एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा होता है ना। और लैम्डा की जगह पे अभी आपने बोला है कि 4l/n होता है, तो अल्टीमेटली ये nv/4l हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया कि जब भी आपके इसमें ऑसिलेशंस होंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगे इसमें ये पॉसिबल
है ना, कि इसमें जब भी देखो नॉर्मल केस में फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होती है, तो इसमें तो यही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है ना जो इस फॉर्मूले से आएगा, NV/4L से। इसमें जो ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो NV/4L के टर्म्स में ही आएगी। n की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, फिर 3 पुट करोगे, फिर 5 पुट करोगे, लाइक दैट, है ना। तो ये आपका NV/4L आ जाएगा। ओवरटोन का मतलब होता है कि फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, कि फंडामेंटल के बाद जो आता है उसको हम ओवरटोन बोलते हैं। ये मतलब म्यूजिक का टर्म्स है ना। मतलब फंडामेंटल को आप छोड़ दोगे तो फंडामेंटल के बाद कोई भी हार्मोनिक आ रहा है, थर्ड आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो फर्स्ट ओवरटोन होता है। उसके बाद जो आएगा वो सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। हार्मोनिक कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो NV/4L आ गया। तो ये फॉर्मूला मेन आ गया आपका, है ना, कि इसी फॉर्मूले से नॉर्मली हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, कि इसी फॉर्मूले से वी सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स, है ना, कि जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, NV/4L। तो n तो इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, जो कि 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। L लेंथ है। V क्या हो जाएगा इसमें, व्हाट इज V? V क्या हो जाएगा आपका इस केस में? वेलोसिटी। हाँ, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब यहाँ पे साउंड वेव है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा, कि इसमें जो V होगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ पे तो साउंड वेव ही हम जनरेट कर रहे हैं ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेव वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ये हम गैसियस मीडियम में जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू होती है गामा RT/m। या तो आपको दिया होगा कि 330 मीटर पर सेकंड है। सर वो 9 दिखाया लास्ट टाइम में 10 is equal to 1, 3, 5, 7। हाँ 9 सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, 9 है, 1, 5, 7, 9 ऐसे होंगे। हाँ बोलो बेटा। मतलब इसका कोई रीजन है क्या कि वो फर्स्ट से नहीं, थर्ड? वो मतलब इम्पेरिकली आ रहा है, रीजन कुछ नहीं है इसमें। वो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेट करके आ रहा है। भाई किसी भी चीज में फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो कैसे आ रही है, वो तो कैलकुलेशंस करके ही आएंगे। जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो जब हम ये लिख रहे थे लेंथ और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे 4L/1 आ गया, फिर 4L/2 नहीं आया, 4L/3 आ गया, फिर 4L/5 आ गया। तो वहां से आपने कंक्लूजन निकाला कि इसमें इवन होता ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या होता है, ऑड नंबर्स होते हैं। सर सो ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो इनको नाम दिए वो लैम्बडा के वैल्यू के हिसाब से दिए? हाँ, लैम्डा की वैल्यू के हिसाब से, लैम्डा की वैल्यू के हिसाब से, कि भाई लैम्डा जो है पहला 4L आ गया, फिर उसका कितने 3 डिवाइड हो गए, फिर उस मतलब इसमें एन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। एन का नंबर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, है ना। तो जैसे आप जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, है ना, तो स्ट्रिंग में तो सारे आ रहे थे, 1, 2, 3 सारे आ रहे थे, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कैलकुलेट करके नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें हम एन की वैल्यू इवन पुट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बोला है कि कोई भी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा, इट पजेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, इसमें इवन हार्मोनिक्स होंगे ही नहीं। ये आपका कैसे। तो अब हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो F1 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V/4L हो जाएगा। फिर हम n इक्वल टू, यहाँ पे 1 नहीं पुट कर सकते, थर्ड पुट करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा, थर्ड हार्मोनिक आपका 3V/4L आ जाएगा। फिर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो फिफ्थ हार्मोनिक आ जाएगा। तो वो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में n है ना? m बेटा m, जो फॉर्मूला होता है साउंड वेव का, मोलर मास। तो साउंड वेव में आपने पढ़ा था गामा RT/m, m स्टैंड फॉर मोलर मास, है ना, मोलर मास आ जाएगा, तो 5A/L आ जाएगा। तो ऐसे आते जाएंगे, है ना। तो आप देखो ये भी हार्मोनिकली रिलेटेड ही तो है, कोई और एब्रप्ट थोड़ी है कि भाई फंडामेंटल का सेकंड फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, उसकी अगली 5 टाइम्स है, उसका अगला 7 टाइम्स हो जाएगा। तो दीज ऑल फ्रीक्वेंसी आर हार्मोनिकली रिलेटेड, है ना, कि जो सारी फ्रीक्वेंसी होती है कैसे रिलेटेड होती है, हार्मोनिकली रिलेटेड, हार्मोनिकली रिलेटेड, है ना। तभी तो म्यूजिक क्रिएट होता है, ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्मोनिकली रिलेटेड है। वही चीज है कि ये इसकी सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आगे और भी बहुत सारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सेट्स हैं। तो कब रेजोनेंस होगा,
जब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, चाहे F1 से कर जाए, F3 से कर जाए, चाहे F5 से कर जाए, तो जब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो उस मोड का ऑसिलेशन इसमें सेटअप हो जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी आपको नहीं पता है, किसी भी इससे भी मैच कर सकती हो, तो उसमें उसी मोड का ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। तो बस चेंज ये है कि पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, 2 था यहाँ पे स्ट्रिंग वाले में, और n की सारी वैल्यूज ले सकते थे हम, इसमें सिर्फ ऑड लेना है, और v उस केस में हम लेते थे √t/μ, क्योंकि स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी t/μ होती है, इसमें साउंड वेव की वेलोसिटी है जो भी होती है ना। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये आपका होता है ऑर्गन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये हम कर सकते हैं। Can you please repeat the word you have written in front of M? Number of harmonics. Numbers of harmonics. No sir, वो ऊपर M arrow. ये अच्छा, ये Yes, मोलर मास बेटा, molar mass. Okay sir. मोलर मास m जो होता है फॉर्मूले में, दैट इज योर मोलर मास, जो साउंड वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूले में होता है। ये तो पहले की चीज ही है, गामा RT/m होता है, m इज द मोलर मास, m जो होता है दैट इज योर मोलर मास। तो ये आपका गेस था। हाँ, तो आपने कर लिया। चलो इसके बाद हम आते हैं, जैसे ये तो आपका था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ऐसे एक ओपन ऑर्गन पाइप भी होती है ना। तो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं इसमें, मोड ऑफ ऑसिलेशंस इन ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं, दिस दैट इज नोन एज अ ओपन ऑर्गन पाइप। तो दिस इज योर सेकंड Can you show the previous page for a minute? पेज शो कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पेज, है ना। इसके बाद ये आपका सेकंड पेज आ गया। सर ये सेकंड पेज में जो आपने ऊपर लिखा है नोड π/2, नोड एंटी नोड π/4, एंटी नोड π/2, ये वाला पार्ट से समझ नहीं। कहाँ पे? तो वो जो एकदम ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा है। हाँ, ये तो लास्ट क्लास के लेक्चर में पढ़ा था बेटा हमने। अच्छा सर, वही वाला पार्ट है। वही वो सेम चीज है, सेम चीज है कि भाई नोड के बीच का सेपरेशन जो होता है वो λ/2 होता है, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। नोड और एंटी नोड के बीच का λ/4 हो जाएगा, और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होगा वो λ/2 हो जाएगा। So, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वही हम लोग ओपन पाइप में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट सेम होता है, सब सेम होता है। स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, कंसेप्ट सेम होता है। उसी को आप स्ट्रिंग में अप्लाई करते हो, उसी को आप ओपन ऑर्गन पाइप में करते हो, उसी को क्लोज में करते हो। तो सारे का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका सेम है ना। वो जो इसलिए तो एक बार मैंने उसमें समझा दिया, इसमें भी ऐसी कुछ चीजें हो रही होंगी, तो इसको समझना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें चीजें इनविजिबल होती है ना। कि साउंड वेव जब प्रोपोगेट होती है तो दिखती नहीं है, स्ट्रिंग वाली वेव दिखती है कि ऐसा हो रहा है, तो उससे समझना आसान होता है। चलो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज द मोड ऑफ ऑसिलेशंस इन ओपन ऑर्गन पाइप। है ना, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, वो जैसे पाइप वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फ्लूट वगैरह, ये सारे ओपन ऑर्गन पाइप ही होते हैं, है ना। कि फ्लूट या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ओपन ऑर्गन पाइप ही होते हैं, है ना। ये आपका आ गया। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं,
mode of oscillations in open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप, है ना, कि ओपन ऑर्गन पाइप में मोड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो मोड ऑफ ऑसिलेशंस होगा वो हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। यस सर, एक ऐसा पाइप जिसके कि दोनों एंड ओपन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ओपन ऑर्गन पाइप, लाइक दैट, है ना। इस तरह से दोनों एंड ओपन होते हैं इसमें। यस सर, तो 2-3 मॉड इसका ही बना लेते हैं हम। फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ऐसे थर्ड बना लो, है ना। इसको समझना बिल्कुल आसान है। यस आ गया, है ना। तो अब इस बात है कि इसमें मॉड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम देखें तो अभी आपने पढ़ा कि जो ओपन एंड होंगे वहां पे तो एंटी नोड फॉर्म होगा और बीच में नोड फॉर्म हो सकता है, लेकिन ओपन एंड पे हमेशा क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। मतलब इसका जो फंडामेंटल मॉड होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा कि दोनों एंड पे एंटी नोड फॉर्म हो गया, बीच में एक नोड फॉर्म हो गया, है ना। तो ये आपका एंटी नोड हो गया, ये बीच में आपका नोड फॉर्म हो गया और ये अगेन एंटी नोड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मॉड, है ना, या फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। ऐसे ये वाला जो होगा एक नोड और बीच में फॉर्म हो सकता है, ये ऐसा बन सकता है, बीच में दो नोड फॉर्म हो गए, है ना। तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, है ना, या फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल को छोड़ के अगला जो होता है उसको हम नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं फर्स्ट ओवरटोन, है ना। ऐसे ही आपका इसमें जैसे दो नोड बने 3 नोड भी बन सकते हैं, ये ऐसा, है ना। तो ये जो हो जाएगा ये आपका थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, है ना। एंड थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, ये आपका आ गया, है ना। तो ये आपके इसमें सेटअप ऐसे पॉसिबल है कि आपने सोचा है कि भी ऐसे पॉसिबल है, फंडामेंटल के बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओपन एंड पे तो हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, बीच में नोड और भी बन सकते हैं, है ना। अब हम इसका लेंथ और वेवलेंथ से रिलेशन निकालते हैं कि मेन अगला जो स्टेप होता है वो यही तो होता है कि इसका लेंथ और वेवलेंथ से आप रिलेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में आपको होता है कि एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 होता है। तो फर्स्ट केस में अगर ये लेंथ L है ना, तो L की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी λ/2 हो जाएगी। मतलब वेवलेंथ जो होगा फर्स्ट केस में ये आपका 2L हो जाएगा। सेकंड केस में आपको होता है कि ये λ/2 हो गया, है ना, और ये जो हो गए ये λ/4 हो गया, है ना। मतलब पूरा मिला के लैम्डा ही तो हो गया, तो L = लैम्डा आ गया। मतलब लैम्डा इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका लैम्डा की वैल्यू 2L/2, 2L/1 2L/2। ऐसे थर्ड केस में देख लेते हैं, ये पूरा जो हो गया ये तो लैम्डा हो गया और ये λ/4 हो गया और ये भी आपका λ/4 हो गया। तो अल्टीमेटली इस केस में लेंथ जो होगा वो 3 λ/2 हो जाएगा। मतलब लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2L/3 हो जाएगी। तो आप देखो इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, 2L/1, फिर 2L/2 आ गया, फिर 2L/3 आ गया। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप possess all harmonics, मतलब इवन और दोनों प्रोसेस करता है ना। क्लोज नहीं करता था, क्लोज का वो ड्रॉबैक है कि उसमें इवन नहीं होते हैं, सिर्फ बेसिकली आपके ऑड होते हैं। इसमें इवन ऑड सारे होते हैं, इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना इसका दोनों एंड ओपन हो, है ना। आपने देखो ना फ्लूट जो बजाते हैं, है ना, जो अच्छा बजाते हैं वो कैसे बजाते हैं, दोनों एंड से ओपन होता है पाइप और बीच में से वो ब्लो करते हैं और फ्लूट को करते हैं, क्योंकि वो ओपन ऑर्गन पाइप हो गए, उसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं। तो इन जनरल हम इसमें लिख सकते हैं सेम एज ए वेव ऑन स्ट्रिंग 2L/n, और इसमें जो n की वैल्यू होगी वो सारी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड ऑल्सो 1, है ना। तो इसमें इन जनरल आपका n की सारी वैल्यूज आ जाती है।
तो इट पजेस ऑल ऑर्गन्स। अब हम वही चीज है कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, तो एफ की वैल्यू जो होती है वी बाई लैम्डा होती है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो एन वी बाई 2L हो जाएगा, है ना। और इसमें v जो होगा वही सेम चीज वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ये हो जाएगा गामा आर टी बाई एम, है ना। तो इसमें वही है कि 1/1 अगर हम देखें तो सबसे फंडामेंटल आएगा जब हम एन की वैल्यू 1 पे पुट करेंगे, है ना, तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F1, वो आपका हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v/2L, इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर एन की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो F2 की वैल्यू आपकी v/L हो जाएगी। ऐसे n = 3 पुट कर देंगे तो F3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बेसिकली आपकी 3v/2 है ना। तो मतलब इसमें भी हार्मोनिकली रिलेशन है कि फंडामेंटल का ये डबल है, ये 3 टाइम्स है, तो ये भी साउंड जो है ना, दिस ऑल फ्रीक्वेंसीज आर हार्मोनिकली रिलेटेड। रिलेटेड, ये सारी फ्रीक्वेंसी होगी हार्मोनिकली क्या है बेसिकली आपकी रिलेटेड, है ना। तो ये आपका मोड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ऑर्गन पाइप होता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। तो आप देखो ये केस सेम तो ऐसी है ना, जो मोड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप होता है, दिस इज सिमिलर टू वेव ऑन स्प्रिंग, है ना। दिस इज सिमिलर टू सोनोमीटर। सोनोमीटर इंडायरेक्टली इसका मतलब हो जाएगा वेव ऑन स्प्रिंग, तो आप आएगा इस तरह से। तो फॉर्मूला वाइज आपको बस ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इसका फॉर्मूला जस्ट आपका ये होगा, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, बाकी तो हम समझाने के लिए करते हैं। है ना, तो ये लिख लो थोड़ा सा इसमें। ठीक है ना, ये आपने कर लिया ऐसे। हार्मोनिकली रिलेटेड मतलब कोई रिलेशन होगा, जैसे फंडामेंटल का ये डबल है फिर 3 टाइम्स है,
तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यही तो होता है कि भाई ये सारे साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा कोई एब्रप्ट नहीं होगा, बल्कि हर फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड होगी, तो म्यूजिक क्रिएट होता है ना। कि भाई इसके वाइब्रेशन और सिंपल नॉर्मल वाइब्रेशन में यही तो डिफरेंस है कि इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हार्मोनिकली रिलेटेड है, मतलब डबल है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन सिंपल से अगर कोई चीज म्यूजिकली नहीं क्रिएट कर रहा है मतलब उसमें कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसी को हम नॉइज बोलते हैं। दिस इज हार्मोनिकली रिलेटेड। हाँ, ऑर्गन पाइप पजेस, पजेस पजेस बेटा, ऑर्गन पाइप पजेस, पजेस करता है ऑल हार्मोनिक्स, इसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं। जैसे जो क्लोज पाइप था ना उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते थे, इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं वो सारे हार्मोनिक्स होते हैं। ऑल हार्मोनिक्स का मतलब हो जाएगा इवन एंड ऑड। एंड दोनों होते हैं, इवन भी होगा एज वेल एज क्या होगा बेसिकली आपका ऑड भी। है ना, तो इसी वेव का रिलेशन जो है ना एकदम वेव ऑप्टिक्स से है ना, तो इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसके बाद सीधे वेव ऑप्टिक्स पे आप आ जाओ, है ना, क्योंकि एक बार गैप कर दोगे ना तो फिर भूल जाते हैं इससे, तो एकदम रिलेटेड है इससे वेव ऑप्टिक्स से। जैसे एसएचएम से ये रिलेटेड था, ऐसे वेव से वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड है ना, तो ये आपने कर लिया। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, देयर इज अ वन एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना, कि वी perform one experiment, that experiment is known as a resonance tube experiment. Page number 4, resonance tube experiment. है ना, तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। देखो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का 2 पर्पस होता है ना। पहला पर्पस होता है कि टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। भाई एयर में साउंड की स्पीड कैसे होती है एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालें, थ्योरेटिकली तो फॉर्मूला मुझे पता है लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालें, वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से करते हैं। और सेकंड इसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट एंड करेक्शन, टू फाइंड आउट एंड करेक्शन। सर ये वही टॉपिक में कंटिन्यूशन है ना, हाँ स्टैंडिंग उसी में स्टैंडिंग वेव में ही कंटिन्यूशन, टू फाइंड आउट एंड करेक्शन, है ना। अब एक नया वर्ड आ गया कि एंड करेक्शन होता क्या है, कि व्हाट इज एंड करेक्शन। करेक्शन तो एक्चुअली में होता क्या है ना, कि वैसे तो हम ऐसा मान के चलते हैं, आइडली देखा जाए तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, एग्जैक्ट ओपन एंड पे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि एग्जैक्ट एंड पे नहीं बनता है। हाँ हाँ, इसमें भी वही आएगा, ऑड ही आता है इसमें भी, है ना। एंड करेक्शन में क्या होता है कि एंटी नोड फॉर्म slightly above open end, open end, है ना, कि जो एंटी नोड फॉर्म होता है एकदम ओपन एंड पे नहीं होता है, बल्कि स्लाइटली अबव होता है ओपन एंड, है ना, बाई डिस्टेंस known as एंड करेक्शन, है ना। कि भाई एंटी नोड जो है
वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो जितने डिस्टेंस से ऊपर बनता है उसी को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, है ना। तो एंड करेक्शन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो स्मॉल यू यूज करते हैं, कितने डिस्टेंस का एंड करेक्शन है ना। ये नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में यूज होगा, अदरवाइज तो हम एंड करेक्शन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हम मानते हैं नहीं जो एंटीनोड बनेगा एग्जैक्ट यहाँ पे बनेगा एंड पे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उसको कंसिडर करना पड़ता है एंड करेक्शन को। तो एक्चुअली में रेजोनेंस ट्यूब का सेटअप जो होता है वो सिंपल आपका ऐसा होता है, वही एक ट्यूब है ना, इस तरह से, इसी को हम रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। और इसके एक एंड पे ना वाटर के निकलने के लिए आउटलेट होता है, इसके जो बॉटम एंड है यहाँ से वाटर ड्रेन कर सकते हैं वैसे, एक आपने वाल्व लगा दिया, वाटर ड्रेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पूरा भरा होता है ऐसे, है ना, इसके अंदर वाटर फिल्ड है ना, कि पूरा इसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपका वाटर फिल्ड होता है। और एक हम ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं, इस तरह से आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी आपको पता होती है, और हम वाइब्रेट करते हैं इसको, ट्यूनिंग फॉर्क को इस कॉलम के पास वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करके ना धीरे धीरे वाटर यहाँ से बाहर निकालते हैं, और तब तक वाटर बाहर निकालते हैं जब तक कि फर्स्ट रेजोनेंस नहीं आ जाए। वाटर को हम बाहर निकालते हैं और तब तक बाहर निकालते हैं जब तक कि फर्स्ट रेजोनेंस नहीं आ जाए। तो फर्स्ट रेजोनेंस जब आ जाएगा तो यहाँ पे वाटर जो होगा ना किसी लेवल तक पहुंच जाएगा ऐसे। सर एंड करेक्शन में वो बाय डिस्टरबेंस, बाय डिस्टेंस अभी मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे समझ जाओगे इसे। बाय डिस्टेंस नोन एज ए एंड करेक्शन। तो यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पे आ गया है ना, और हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस आ गया, और जैसे फर्स्ट रेजोनेंस आ गया इस वॉल को आप क्लोज कर देते हो और ये लेंथ मेजर कर लेते हो L1। यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस आ जाता है, फर्स्ट रेजोनेंस। एक्चुअली रेजोनेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप इसको वाइब्रेट करते जाओगे, है ना। तो जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करेगा साउंड लाउडर सुनाई देगा आपको, है ना। तो उसको नोट कर लेंगे, वहीं पे हम वॉल को बंद कर देंगे और ये लेंथ मेजर कर लेंगे। भाई आप क्या करोगे, वाटर धीरे धीरे ड्रेन करते जाओगे, कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, तो एक लेवल तक जब नीचे आएगा तो अचानक से साउंड लाउडर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई इसकी फ्रिक्वेंसी इससे मैच कर रही है। रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड तो बढ़ ही जाता है, साउंड लाउडर हो गया। तो फर्स्ट रेजोनेंस जब आएगा तो एक्चुअली आप देखो फर्स्ट रेजोनेंस जब भी आएगा तो फंडामेंटल पे ही आ जाएगा ना, है ना, कि भाई सबसे पहले जो फर्स्ट रेजोनेंस आएगा वो तो फंडामेंटल पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये अब जो ऑर्गन पाइप होगा ये ओपन थोड़ी होगा, ये तो क्लोज हो गया। तो फर्स्ट रेजोनेंस जो आएगा सबसे पहला वाला तो यही आएगा ना, सबसे पहला वाला ये आने का मतलब ये है कि इसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट रेजोनेंस में इसकी फंडामेंटल से मैच कर रही है। फंडामेंटल से मैच कर रही है। फंडामेंटल से मैच करने का मतलब है कि प्रोफाइल कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा कि भाई जहां पे वाटर का सरफेस है वो क्लोज्ड एंड हो गया और ये ओपन एंड हो गया। और अभी आपने बोला है कि भाई एंटी नोड जो होता है ना एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो एकदम ओपन नहीं बनता बल्कि थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो जिस डिस्टेंस से ऊपर बनता है इसी को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, है ना। तो एंड करेक्शन क्या हो गया, एंटी नोड जो होगा थोड़ा सा ओपन एंड से ऊपर बनता है, और जितना डिस्टेंस ऊपर बनता है दिस इज नोन एज एंड करेक्शन। पहला रेजोनेंस यहाँ आ गया, स्टिल हम इसको वाइब्रेट करते हैं और लेवल नीचे ले जाते हैं तो फिर से रेजोनेंस आ जाता है, सेकंड रेजोनेंस। कई बार रेजोनेंस आएगा जब तक कि पाइप पूरा वाटर ड्रेन नहीं हो जाए, है ना। इसके बाद सेकंड रेजोनेंस आ गया, आपने यहां से वाटर थोड़ा सा और निकाल लिया, ये सर। तो अब आपका यहाँ पे सपोज सेकंड रेजोनेंस आ गया, है ना, ये आपका सेकंड रेजोनेंस आ गया, फिर से साउंड लाउडर सुनाई देता है आपको। जब ये L1 लेंथ था तब लाउडर सुनाई दिया, फिर साउंड नॉर्मल सुनाई देने लगा और नीचे ले गए, फिर जब ये L2 लेंथ हो गया यहाँ पे
तो फिर से लाउडर सुनाई दे दिया, तो इसको हम सेकंड रेजोनेंस बोलेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस अगर फंडामेंटल पे हो रहा था तो सेकंड रेजोनेंस किस पे होगा? अगला फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, इसमें इवन तो होगा नहीं, मतलब सेकंड जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा या फर्स्ट ओवरटोन। तो फंडामेंटल तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट के बाद इसमें सीधे थर्ड आ जाता है, थर्ड हार्मोनिक। मतलब यहाँ पे ये जो चीज होगी, ये प्रोफाइल आपका ऐसा बन जाएगा, बीच में एक नोड और बन जाएगा, और स्टिल इसमें भी एंड करेक्शन होगा, ये आपका गया है ना। तो अब हम इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाहते हैं। पहला पर्पस था आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना, निकाल सकते हैं आप। देखो ये जो L1 प्लस ई होगा, ये λ/4 के इक्वल ही तो होगा। नहीं नहीं, थर्ड हार्मोनिक का मतलब जो होगा ना, वो फर्स्ट ओवरटोन ही होता है बेटा। फंडामेंटल के भी इमीडिएट बाद जो आएगा वो फर्स्ट ओवरटोन होता है। ओवरटोन को हार्मोनिक के नंबर से कोई मतलब नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद इमीडिएट जो चीज होगी वो फर्स्ट ओवरटोन होगी, फिर सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। हार्मोनिक कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका सवाल है। ये आपका हो गया L1 प्लस ई इक्वल टू λ/4 हो गया, है ना। ऐसे इस केस में अगर हम देखें तो जो L2 प्लस ई होगा ये 3 λ/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो चीज होती है तो λ/2 होती है, और नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन आपका λ/4 होता है। तो L2 प्लस ई 3 λ/4 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गई आपकी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके या तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं या ई निकाल सकते हैं, क्योंकि L1 और L2 तो आप मेजर कर ही लोगे ना। तो L1 और L2 तो आपने एक्सपेरिमेंटली सुन के साउंड मेजर किया होगा, अच्छा साउंड बढ़ गया L1 पे, फिर साउंड बढ़ा L2 पे, तो दोनों को माइनस कर दो, यहाँ से ई वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया L2 माइनस L1 इक्वल टू λ/2। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आपका 2L2 माइनस L1, और एक बार लैम्डा आ गया तो v आ जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी तो होता है। तो 2FL2 माइनस L1 आ गया, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हम एक्सपेरिमेंटली ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वो ई क्या लिखा है? ई एंड करेक्शन है बेटा। आप डेफिनेशन देखो, एंटी नोड स्लाइटली ऊपर होता है, तो जितने डिस्टेंस से होता है वो एंड करेक्शन ही होता है ना। तो L1 प्लस ई जो होगा वो λ/4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो हम कर रहे थे ना, एंड करेक्शन नॉर्मल केस में हम कंसिडर नहीं करते हैं, कहीं भी मैंने एंड करेक्शन की बात नहीं की है। यूजली एंड करेक्शन नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे तब तो करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट तो प्रिसाइज करना पड़ता है ना। तो ये आपका सब कैंसिल हो गया, यहां से ये फॉर्मूला आ गया आपका, है ना, कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा एक्सपेरिमेंटली हम यहां से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो आप देखो इसमें सब चीजें आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी तो पता ही होगा कि जो आपने ट्यूनिंग फॉर्क जिससे इसको मैच कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी तो आपको नोन है ही। L1 L2 एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, है ना। तो पहला पर्पस तो आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपने निकाल लिया। सेकंड पर्पस है टू फाइंड आउट द एंड करेक्शन। भाई एंड करेक्शन कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, ऊपर तो होगा, कितना ऊपर होगा, तो सेकंड एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एंड करेक्शन? जैसे आपने ई एलिमिनेट किया है, लैम्डा एलिमिनेट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको लैम्डा को एलिमिनेट करना है ना, और इस दोनों को माइनस कर दो आप इस तरह से, तो ये 3 λ/4 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ई का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ई का फॉर्मूला हो जाएगा L2 माइनस 3L1/2। तो ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला आ गया। तो कई बार एंड करेक्शन भी पूछते हैं। सर L1 प्लस ई को हमने पूरे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आए,
है ना। ये तो मतलब सेकंड से फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसलिए माइनस ले लिया मैंने। तो ई माइनस ई तो कैंसिल हो गया, फिर लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा से भी आ गया। अब आपको लैम्डा एलिमिनेट करना है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया पहले फर्स्ट इक्वेशन में, फिर माइनस कर दिया, ई एंड करेक्शन की वैल्यू आ गई। तो अगर L1 L2 पता है तो कितना ये ऊपर एम्प्टी नोड बनता है वो एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं, है ना। तो बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज आ जाता है कि जब आप एक्सपेरिमेंटली ये एंड करेक्शन निकालते हो ना, तो इस एंड करेक्शन की जो वैल्यू आती है वो 0.6 R आ जाती है, where R is the tube radius, ट्यूब रेडियस। मतलब इसका कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा कि मतलब एक्सपेरिमेंटली ही आती है कि एक्सपेरिमेंट करके आपने L1 L2 पुट किया तो जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है वो इक्वल होती है 0.6 R के, है ना। इसमें R क्या हो जाएगा, ट्यूब का रेडियस हो जाएगा। तो कई बार हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल के हम एंड करेक्शन सीधे इतना ले लेते हैं कि अगर इस ट्यूब की मुझे रेडियस पता है तो इसका जो एंड करेक्शन होगा वो 0.6 R हो जाएगा, है ना। एंड करेक्शन क्या हो जाएगा, 0.6 R हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली निकालना है तो ये वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। हाँ, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। मतलब एक्सपेरिमेंटल आपने निकाला तो किसी भी केस में हम अप्लाई करेंगे, अगर बार बार करते जाएंगे ऐसा तो वो अलग अलग रेडियस की ट्यूब के लिए हमेशा 0.6 आ जाए, तो एंड करेक्शन 0.6 आ होता है। लेकिन वही चीज है कि जब तक वो एंड करेक्शन के बारे में नहीं बोलता है कुछ, आप ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं जानोगे। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में एंड करेक्शन वर्ड यूज किया है, बाकी कहीं कोई एंड करेक्शन नहीं है। बाकी एंटी नोड जो है वो ओपन एंड पे एग्जैक्ट फॉर्म होता है ना। एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हम अलग ले लेते हैं। ये आपको देखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। अगर आप लैब में जाते तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर से होता है 11th क्लास में, टीचर्स करवाते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपका आगे। सर तो हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लर्न करना है कि जो एंड करेक्शन होता है 0.6 R होता है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म का, बस इतना ही। नहीं, दोनों, ये तीनों जो इसमें मैंने सर्कल किया है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। तीनों चीजें करनी है ना। कई बार हो सकता है रेडियस ऑफ द ट्यूब दे दी जाए और आपसे एंड करेक्शन पूछे तो आप 0.6 R सीधे लिख दोगे। कई बार पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके L1 L2 देगा तो इससे आ जाएगा आपको। वो करना है। तो आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। बाकी मॉड्यूल करोगे तो खुद ही समझेंगे, पूरा सॉल्व कर लोगे आप मॉड्यूल, क्योंकि आपने काफी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा है ना। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ, फिर मैं उसमें छोड़ने ओड़ने में विश्वास नहीं रखता मैं, है ना। क्योंकि ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप एग्जाम होता है नीट वगैरह, कब कहाँ से क्या पूछ ले वी नेवर नो, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो पूरी चीज पढ़नी पड़ती है आपको, इसलिए डिटेल में कंसेप्चुअली हर चीज समझ के पढ़नी पड़ती है ना। तभी हम नॉर्मली 180 में 175 अराउंड स्कोर कर पाएंगे, है ना।
एक क्वेश्चन का मार्जिन हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा का मार्जिन नहीं होना चाहिए। आपका आंसर। चलो तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी। ओके, लेट मी चेक। हाँ सही है, अदिति, गौतम, सोहम, नहीं अदिति, अ, गौतम, सोहम, हाँ सही है आपके आंसर्स, है ना। देविशी, और आंसर इज करेक्ट। सही आंसर्स हैं आपके। भाई सही है आपका आंसर, नेत्रा सही है। अहाना सही है आपका आंसर। हाँ ऋतिका, तलहा, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ सोचना थोड़ी है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें, तो क्वेश्चंस तो इसमें इजी आते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो ओपन पाइप था,
तो ओपन पाइप की जो फ्रिक्वेंसी F1 होती है वो आपकी हो जाएगी V/2L1, 12 हो जाएगा, है ना। और फिर आपने क्या किया, इसको ओपन पाइप को आपने वाटर में डिप कर दिया, तो अब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ना। लेकिन कितना पोर्शन आपने डिप किया है, 3L/4। लेकिन आपको तो इस लेंस से मतलब होता है ना, जो खाली है उसी में तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। तो अब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तो हो गया, तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। अब फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो V/4L हो जाएगा, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में NV/2L होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में NV/4L होता है। तो V/4L, और लेंथ भी कम कर दिया आपने, लेंथ की जगह पे आपका L/4 हो गया। तो इस दोनों का रेशियो आप निकाल लो, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। हाँ, तो ध्यान में कब ओपन है कब क्लोज्ड है, उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा, है ना। ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर सही था। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। इसके क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं बेटा। क्लोज्ड वाला फॉर्मूला कैसे लगाया, क्लोज्ड वाला फॉर्मूला होता ही है। क्लोज्ड वाला फॉर्मूला जो होता है वो NV/4L होता ही है। तो अब लेंथ जो आ गई वो L/4 आ गई ना, क्योंकि कुछ तो आपने वाटर में डिप कर दिया, तो जो बची लेंथ होगी वो आ जाएगी आपकी। और चूंकि कुछ फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ले लेंगे उसमें। अब जो लेंथ होगा वो लेंथ/4 हो जाएगा ना, क्योंकि 3/4 तो वाटर के अंदर है, तो इफेक्टिव लेंथ L/4 ही तो बच गई। और F1 जो है वो V/2L होते ही। हाँ, वाटर में अगर डिप्ड है तो एक एंड क्लोज्ड हो जाएगा। जो वाटर सरफेस होता है वो एज ए क्लोज्ड एंड बिहेव करता है। वाटर सरफेस होगा वो क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करता है। तभी तो हमने वहां पे लिखा था ना, देखो ये आपका लेगा। उस एक्सपेरिमेंट में भी देखो मैंने क्लोज्ड एंड पे नोड ही तो बनाया था वहां पे, यहाँ पे वाटर था। चलो, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग अपने सॉल्व करो, मैं तो जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ।
हाँ सही है पिनल एंड देविशी, और आंसर इज करेक्ट। देवेश सही है आपका आंसर। आदिति, और आंसर इज करेक्ट। गौतम सही है आपका आंसर। सही है ना? अब टाइम भी खत्म होने वाला है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। देखो क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क को हम इस तरह से इसके पास में वाइब्रेट करते हैं, तो इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, ये फ्रिक्वेंसी इसके मैच करती है फर्स्ट हार्मोनिक से, है ना, पी से। पी जो क्लोज्ड है उससे ये फर्स्ट हार्मोनिक से मैच करती है, और सेम फ्रिक्वेंसी मैच करती है इसके थर्ड हार्मोनिक से, क्योंकि, है ना, मतलब ये फ्रिक्वेंसी जो होगी ना, क्लोज्ड का फॉर्मूला होता है NV/4L, और ओपन का फॉर्मूला होता है NV/2L। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्लोज से मैच कर रही है, मतलब एन की जगह पे आप 1 ले लोगे, ये आपका हो जाएगा V/4L1, और सेम फ्रिक्वेंसी मैच करती है इसके थर्ड से, तो यहाँ पे एन की जगह पे 3 हो जाएगा बाई 2L। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कि भाई जो भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी है इसके फर्स्ट से मैच कर रही है, तो एन की जगह पे 1 पुट कर दिया, लेंथ L1 है। ओपन का फॉर्मूला NV/2L होता है, थर्ड से मैच कर रही है, एन की जगह पे 3 पुट कर दिया। बस इससे आपको वी कैंसिल, L1 और L2 का रेशियो बताना था। 1:6 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही है। हाँ श्रेया सही है आपका आंसर, ऑप्शन सही है। कैसे हम कर सकते हैं कि किससे क्या मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है ना। तो इस वीक में आपके डाउट्स क्लास भी है, कल आपकी एक 2 to 3:30, जिसमें कि जो मैंने मैसेज किया था PYQ डिस्कस होंगे, है ना, 3 टॉपिक के PYQs डिस्कस होंगे। अब ऐसे नेक्स्ट वीक में भी डाउट क्लास होगी, तो अब मेनली इसके डाउट्स ही करने हैं आपको, क्योंकि बस तो इसमें जस्ट एक ही टॉपिक बच गया जो कि नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, दैट इज योर डॉक्टर इफेक्ट, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बेटे ठीक है ना, देखो ये फॉर्मूला NV/4L होता है ना। तो P जो क्लोज्ड है उसके ये फर्स्ट हार्मोनिक से मैच करता है, मतलब ये फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएगी फर्स्ट हार्मोनिक के, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और सेम फ्रिक्वेंसी मैच करती है इसके थर्ड से, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 पुट कर दी होंगे। तो सेम फ्रिक्वेंसी इससे मैच कर रही है, इससे इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, है ना। रेजोनेंस मतलब फ्रिक्वेंसी तो सारी सेम ही होती है ना। तो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, दोनों को इक्वेट कर दिया, वी कैंसिल होके L1/L2 आ गया, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। मतलब किस लेंथ के फॉर्मूले से आपने किया, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। यही तो फॉर्मूला होता है, और तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। वो एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला यूज मत करो बेटा, एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला मत यूज करो। हाँ ओपन एंड क्लोज वही तो मैंने भी किया है, तो यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे ओपन एंड क्लोज के।
है ना, वही फॉर्मूला तो यूज कर रहा हूं मैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होगी ही ना बेटा, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो एफ है। अब ये अगर इसके साथ वाइब्रेट कर रहा है तो रेजोनेंस ही तो होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो आप अलग अलग लिख लो, जैसे ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ अलग से मैच कर रही है और सेम फ्रीक्वेंसी इसके साथ अलग से मैच कर रही है, लेकिन दोनों का एलएचएस साइड तो सेम है ना, तो दोनों म्यूचुअली भी इक्वल हो जाएंगे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, कि रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना, रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल ही होता है।